हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से PWIIT जैम एंड CSN एट प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आपका अपना संजय सर। देखिए, हम यहां पर पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर सम स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में। तो जो पिछली क्लास थी पार्ट 1 और आज होगा आपका पार्ट 2। तो पार्ट 1 में जो टॉपिक्स हमने सीखे थे वो थे आपके पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ये तीन फंक्शंस के बारे में हमने सीखा था कि आपका पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होते हैं और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज थी। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हो। फिर मैं स्टार्ट करता हूं आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम आगे कुछ और फंक्शंस के बारे में सीखने वाले हैं। एंड गुड आफ्टरनून अभिज्ञान, गुड आफ्टरनून कृष्णा, गुड आफ्टरनून जनार्दन, गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून, प्रणाम संघर्ष, प्रणाम, राम राम भाई प्रतीक, गुड आफ्टरनून शिवा, गुड आफ्टरनून। चलिए, तो देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस एंड पावर फंक्शंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ दीज फंक्शंस। जो ये फंक्शंस है, तीन फंक्शंस, इसकी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने वाले हैं। हाँ। चलिए, तो कल की जीत पर भाई दो लाइन क्या ही बोले, वो अपने आप में ही बड़ी जीत है। चलो यहां पर देखो, पढ़ाई पे फोकस करो भाई, मैच खत्म हो चुका है, अब आप अपनी जीत पर ध्यान दीजिए। बाकी भाई टेलीग्राम चैनल आई होप सभी ने ज्वाइन कर रखा है, जिन्होंने नहीं करा वो ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नमस्ते भाई, नमस्ते, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड नमस्कार। तो देखिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या, देखो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम साइन कोसाइन, है ना। अगर मैं मेनली आपको साइन और कोसाइन बताऊंगा, बाकी चीज आप खुद से विजुलाइज कर सकते हो। तो साइन कोसाइन फंक्शन क्या होता है यहाँ पर मेनली, यहां पर हम लेके चलते हैं एक कोई भी फंक्शन, लेट अ फंक्शन, एक इसे लिखो, ए फंक्शन f set of complex number to set of complex number is said to be sine function और ब्रैकेट में लिख लो, दोनों एक साथ, एक दोनों की डेफिनेशन में एक साथ लिख रहा हूं, साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन। ठीक है, कोसाइन फंक्शन if लेट मी चेक प्रॉपर डेफिनेशन, कैसे लिखने चल सकते हैं इसको अच्छे से। If it is defined as a function f is said to be sine function or cosine function if it is defined as, if it is defined as, देखो अगर आपका फंक्शन, अरे ब्लैक ले लिया भाई, ब्लू, इट इज डिफाइंड एज एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा जेड माइनस ई की पावर आयोटा जेड अपॉन 2 आयोटा। अच्छा, रेस्पेक्टिवली लिख लेते हैं, साइन फंक्शन, साइन एंड कोसाइन फंक्शन रेस्पेक्टिवली लगा लेना भाई, रेस्पेक्टिवली if it is defined as this and, यहां पर लिखो and f of z, ये आपका बनेगा साइन जेड, आप चेक कर सकते हो, और e की पावर आयोटा जेड प्लस e की पावर माइनस आयोटा जेड अपॉन 2, दिस बनेगा cos जेड, cos जेड। अब लिखो and डिफाइन एज दिस
रेस्पेक्टिवली। नाउ इट इज राइट। यस, अफसर अपने पर ही फोकस नहीं होता, बाकी सब पर होता है। पर करने से होता है ना, कुछ भी काम करने से होता है। दूसरों पर फोकस आप कर हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप कर रहे हो। आपको अपने आप पर फोकस इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप अब करना नहीं चाह रहे हो या मन नहीं करता आप लोगों का, ठीक है, इसलिए नहीं होता। क्योंकि आप दूसरों लोगों में क्या है, आजकल किसी एक से नहीं है, हर किसी की मेंटेलिटी ऐसे हो गई है कि हम दूसरों में इंटरेस्ट लेते हैं अपने आप की बजाय। हाँ, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या सोच रहा है, वो कैसे पढ़ रहा होगा, ठीक है, वो क्या सोच रहा होगा दूसरे। अरे भाई, आप अपना सोचो ना, आपके लिए क्या चीज अच्छी है, क्या चीज सही है। आप अगर ये चीज नहीं करोगे तो आपको किस नुकसान से गुजरना पड़ेगा, वो चीज देखो। हाँ, उस चीज को देखो, उस चीज को इम्प्लाई करो। आपको अपना इंप्रूवमेंट करना है तो आप अपना इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हो। अगर आप ये चीज करोगे तो आपका इंप्रूवमेंट होगा, तो उस चीज को करो। लेकिन हम करते नहीं है, पता सब होता है लेकिन करते नहीं है ना। दिस इज द ह्यूमन नेचर, यही आजकल का टाइम चल रहा है। हाँ जी सर, साइन जेड तो हो जाएगा। यस। और बाकी आदि कहते सर यहाँ हाइपरबोलिक नहीं होगा क्या। साक्षी, यहाँ पर हाइपरबोलिक नहीं होगा, यहाँ पर आयोटा है पावर में। मैंने आपको बताया था ना। हाँ जी, साइन जेड होगा। फर्स्ट एक्सप्रेशन इज दिस इज साइन जेड, दिस एक्सप्रेशन इज कॉस जेड। हाँ जी, किसको कोई प्रॉब्लम। आप लोगों को मैंने सीधी सीधी चीज बताई रखी है, आई होप आप सभी ने ध्यान दिया होगा। ई की पावर आयोटा जेड क्या होता है, क्या लिखते हैं हम इसको, कॉस जेड प्लस आयोटा साइन जेड। लिखते नहीं लिखते। ई की पावर माइनस आयोटा जेड, इसको क्या लिखते हैं भाई, कॉस जेड माइनस आयोटा साइन जेड। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, ऐड देम, ई की पावर आयोटा जेड प्लस ई की पावर माइनस आयोटा जेड, इनको ऐड करा और तो इनको भी ऐड करना पड़ेगा। इनको ऐड करूंगा तो आयोटा साइन जेड, ये माइनस का आयोटा साइन जेड क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो क्या बनेगा, टू कॉस ऑफ जेड। अब टू कॉस ऑफ जेड, तो टू यहां पर है, तो अगर मैं टू से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, दिस। सेम यहां पर ऐड करा मैंने, अब सब्ट्रैक्ट करूं तो, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं ई की पावर आयोटा जेड माइनस माइनस ई की पावर आयोटा जेड, माइनस कर रहा हूं, तो ये कॉस जेड प्लस का है, यहां पर माइनस आएगा तो कैंसिल आउट, यहां माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो क्या होगा, आयोटा साइन जेड, टू आयोटा साइन जेड, ये आएगा। और मैं टू आयोटा से डिवाइड कर दूं, टू आयोटा से डिवाइड, यहां पर टू आयोटा से डिवाइड, तो क्या बचेगा, साइन जेड। क्या प्रॉब्लम है भाई, आप सबको ये सारी चीजें बता चुकी हैं, मैं फिर भी ये स्टैंडर्ड फंक्शन बता रहा हूं। मुझे पता है कि आप लोगों को ये चीज नहीं एनालाइज कर पाओगे, तो ये चीजें आप एनालाइज कर सकते हो विदाउट, अगर मैं ये आपको बताऊंगा भी नहीं तब भी आप कर सकते थे। ठीक है, बताओ भाई क्या दिक्कत है। यहां पर कुछ गलती लिखा है मैंने, अच्छा माइनस नहीं लिखा है यहां पर भाई, टाइपिंग एरर है। ऑब्वियस इसकी होगा, ठीक है, होगा, ऑब्वियस सी बात है, होगा, बिल्कुल होगा। चलिए, इज इट क्लियर। अच्छा, ये साइन हो गया, कोसाइन हो गया, साइन फंक्शन कोसाइन। अगर आपको कोई बोले कि क्या आप, अरे क्या आप यहां पर टेन टेन फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, टेन ऑफ जेड, तो टेन फंक्शन आप डिफाइन कर सकते हो साइन जेड अपॉन कॉस जेड। क्या आप कॉट फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कॉट मतलब कॉस जेड अपॉन साइन जेड, ये ऑब्जर्व करना खुद। क्या आप यहां पर सीकेंट ऑब्जर्व कर सकते हो, सीकेंट फंक्शन, यस, वन अपॉन कोसाइन फंक्शन देश, बिल्कुल कर सकते हो सीकेंट फंक्शन भी। और क्या बच गया, कॉसेक। क्या कॉसेक फंक्शन आप
एनालाइज कर सकते हो कॉसेक जेड, यस 1/sin z। तो अगर मैं आपको साइन और कॉस बता दूं तो बाकी चीजें आप ऑब्जर्व कर सकते हो। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, तो कर लेना, थोड़ा दिमाग लगाना। अब प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन? तो देखो, जो रेंज ऑफ साइन जेड एंड कॉस जेड है वो सी होती है। आप देखो यहां पर जो साइन जेड, अच्छा इससे पहले कोई बात नहीं, यहां पर फोकस करो साइन जेड फंक्शन एंड कोसाइन फंक्शन, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज क्या है, कुछ भी हो सकती है। आपका साइन जेड फंक्शन है और कोसाइन फंक्शन है वो क्या है, कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। यहां पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनका डिफरेंस है, कॉम्बिनेशन आ रहा है, अपॉन में 2 आइटम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो इसकी रेंज क्या हो सकती है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज क्या होती है? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन यहां माइनस हो रहा है तो ये जीरो भी हो सकता है, तो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रेंज क्या होगी इसकी, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकती है, क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो नेगेटिव भी आता है, पॉजिटिव आता है, लेकिन जीरो नहीं आता। लेकिन अगर यहां पर इसकी सपोज करो ऐसे जेड के लिए वैल्यू यहां पर 1 आ रही है, यहां पर -1 आ रही है, तो 1 - 1 जीरो, यहां पर भी 1 आ रही है, यहां पर भी 1 आ रही है, तो 1 - 1 जीरो, जीरो हो सकता है ना। तो इसलिए यहां पर रेंज क्या होगी, पूरी पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रेंज पूरे का पूरा क्या हो जाएगा यहां पर, जो होती है यहां पर, और वास्तव में सी ही होती है, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर रेंज आती है इसकी। कोई भी नंबर पुट करो, उसकी जो आउटपुट आएंगी, मतलब रेंज जो बनेगी वो सी ही बनेगी। तो साइन जेड एंड कॉस जेड आर पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2π। और साइन जेड एंड कॉस जेड फंक्शन कैसे पीरियोडिक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पीरियोडिक है, तो ऑब्वियस है कि ये भी पीरियोडिक होगा। अब मैं इसको बार बार नहीं बताऊंगा, जो है ना, ये ऑब्जर्व करना आना चाहिए आपको। साइन जेड एंड कॉस जेड आर ऑन टू क्यों हो गया, क्योंकि कोडोमेन इक्वल टू रेंज, कोडोमेन इक्वल टू रेंज, बट 1 1 नहीं है, क्यों, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है, इसलिए 1 1 नहीं है। सेम साइन जेड एंड कॉस जेड आर अनबाउंडेड फंक्शंस, ये अनबाउंडेड फंक्शंस है। क्यों अनबाउंडेड फंक्शंस है भाई, क्योंकि रेंज सी आ रही है। अब रेंज तो कुछ भी आ सकती है, जब रेंज सेट ही बाउंडेड नहीं है, क्योंकि रेंज सेट क्या है, सी, क्या सी बाउंडेड है, नहीं, सी तो बाउंडेड नहीं है, क्योंकि ऐसा आपको कोई फाइनल रियल नंबर नहीं मिलेगा। क्या ऐसा कोई ऐसा आपको कोई रियल नंबर मिलेगा जिसके लिए आपका मॉड ऑफ जेड लेस देन हो जाए फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर? ऐसा आपको कोई एम रियल नंबर नहीं मिलेगा जो कि कैसा हो, पॉजिटिव। ऐसा एम नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता, क्योंकि सी बहुत इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन है, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो यहां पर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर साइन जेड आपका अनबाउंडेड होता है, कॉस जेड अनबाउंडेड होता है, सीकेंट ऑफ जेड अनबाउंडेड, ठीक है, ऐसी बाकी सारे अनबाउंडेड होंगी। इज इट क्लियर एवरीवन? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, 4 प्रॉपर्टीज, इनको रीड करो, कोई दिक्कत बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। भाई यहां पर फोकस कर लो, अगर आता है सब कुछ तो मैं फिर फास्ट फास्ट करा के निकल लेता हूं मैं भी। चलिए, सीसी, वेरी गुड। तो एक लियोली थ्योरम जो मैं आपको कल नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में बताया था, क्या थी? हाँ जी, लियोली थ्योरम क्या थी, किसी को याद है? लास्ट में मैंने आपको एक लियोली थ्योरम बताई थी, क्या था, कुछ याद है? इफ अ फंक्शन इज बाउंडेड, अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है, एंड इंटायर, then it is always constant function। तो वो हमेशा कांस्टेंट फंक्शन होगा। या इसको दूसरे शब्दों में बोलें, या मैं इसको दूसरे शब्दों में बोलूं, दूसरे शब्दों में क्या लिख सकता हूं, ए नॉन कांस्टेंट, अगर कोई फंक्शन नॉन कांस्टेंट है, अ नॉन कांस्टेंट या लिख दो, देयर इज नो
there is no non-constant bounded and entire function. There is no non-constant function. There is no non-constant. There is no non-constant function which is bounded, which is there is no non-constant function which is bounded and entire. सीधी सी बात, ऐसा कोई आपको नॉन कांस्टेंट फंक्शन नहीं मिलेगा जो बाउंडेड भी हो और आपका इंटायर भी हो। अगर ऐसा है तो वो 100% कांस्टेंट ही होगा, नॉन कांस्टेंट कभी नहीं हो सकता। प्रूफ हम नहीं करेंगे, इसका प्रूफ हो जाता है आपका क्वासी इनइक्वालिटी से। आप पढ़ोगे आगे चल के क्वासी इनइक्वालिटी, तब आपको समझ में आ जाएगा। बाकी प्रूफ में इतना दिलचस्पी मत रखो, सीधी सिंपल सी बात, अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है और इंटायर है तो वो हमेशा कांस्टेंट फंक्शन ही हो सकता है, नॉन कांस्टेंट फंक्शन नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? सिंपल सी स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरम। चलिए यहां पर लियोली थ्योरम क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू, आपको बताने कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। तो बताइए भाई, अभी आपने साइन कोसाइन फंक्शन पढ़ा, अभी आपने लियोली थ्योरम पढ़ी, और वैसे भी साइन नहीं पढ़ते तब भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। 90 सेकेंड का टाइम मैं आपको दे रहा हूं, पोल्स के जरिए बताइए क्या आंसर आ रहा है। जी हुआ किसी से? चले टाइम आउट। तो क्या आंसर हो सकता है यहां पर? साइन जेड कह रहा है कि साइन जेड का जो मैग्नीट्यूड है दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि बाउंडेड है। यहां पर जो आपका एम का काम करेगा वो कौन करेगा? यहां पर जो एम का काम करेगा भाई, वो कह रहे हैं कि एम यहां पर आपका 1 हो जाएगा, यानी कि बाउंडेड फंक्शन है। बल्कि साइन जेड तो बाउंडेड नहीं है, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, और बाउंडेड होगा क्योंकि साइन जेड इंटायर होता है, इंटायर प्लस बाउंडेड मतलब कांस्टेंट, तो साइन जेड तो कांस्टेंट होना चाहिए। साइन जेड तो कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब या तो ये बाउंडेड नहीं है या ये इंटायर नहीं है, लेकिन ये तो इंटायर तो है, इंटायर तो है 100% कि साइन जेड फंक्शन है, हमारी लिस्ट से है, तो ये इंटायर तो है, लेकिन बाउंडेड जो हम बोल रहे हैं वो गलत है यहां पर, तो इसलिए ये चीज गलत है, बाउंडेड नहीं हो सकता है। सेम साइन स्क्वायर जेड कॉस स्क्वायर जेड इक्वल टू 1, यस यहां पर भी ये ट्रू है, यहां पर भी ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। एंड साइन जेड इक्वल टू e की पावर आयोटा जेड, ये सी ऑप्शन गलत, क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या थी? साइन जेड किसकी इक्वल होता है? अपॉन में 2 आयोटा, तो डी, तो बी और डी, ठीक है, बिल्कुल ठीक आंसर है। किसी को कोई डाउट इसमें तो बताइए। बी पर 68, डी पर गए हैं 89, तो बी भी ट्रू है। ये जो ये आपकी ये फॉर्मूला होता था साइन स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, वो आपका कॉम्प्लेक्स में भी ट्रू है, ठीक है, तो बी भी ट्रू है, यहां पर ध्यान रखना। तो सही जवाब जो दिया है
उसमें है सुमित, आयुष्मान, प्रियांशु, रोहित, सस्मिता, आकाश, विकास, अंकित, प्रेरणा एंड जूही। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, टॉप 10 थे। चलिए, तो आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। हाइपरबोलिक फंक्शन सेम, तो सेम क्या है, जैसे साइन का था ऐसे ही हाइपरबोलिक का है, बस फर्क क्या हो जाएगा। ए फंक्शन एफ set of complex number to set of complex number is said to be hyperbolic, is said to be, यहां पर भी क्या पढ़ेंगे हम, साइन हाइपरबोलिक, और या फिर लिख लो एंड cos hyperbolic respectively if it is defined as किस तरीके से डिफाइन हो भाई, एफ ऑफ जेड, किसी पे इस पर जेड अप्लाई करो तो ये क्या आना चाहिए, पहले ई की पावर आयोटा जेड था, अब ई की पावर जेड, पहले साइन तो ई की पावर माइनस जेड अपॉन में 2, दिस इज कॉल्ड साइन जेड, साइन हाइपरबोलिक जेड, सॉरी साइन हाइपरबोलिक जेड, एंड एफ ऑफ जेड ई की पावर जेड माइनस ई की पावर माइनस जेड अपॉन 2, दिस इज कॉल्ड टू कॉस हाइपरबोलिक जेड। तो यहां पे लगा देते हैं एंड दिस रेस्पेक्टिवली। ठीक, ये चीज सेम, इसमें किसी को प्रॉब्लम, बाकी ठीक है। ई की पावर जेड क्या होता है, आप करके देख सकते हो, ई की पावर जेड यहां पर ई की पावर जेड को लिख सकते हैं हम कॉस हाइपरबोलिक जेड प्लस सिंपल साइन हाइपरबोलिक जेड, और ई की पावर माइनस जेड को लिखेंगे कॉस हाइपरबोलिक जेड माइनस साइन हाइपरबोलिक जेड, प्लस करोगे हाँ प्लस करोगे तो कॉस हाइपरबोलिक आएगा, ठीक है, प्लस करोगे तो कॉस हाइपरबोलिक, माइनस करोगे तो साइन हाइपरबोलिक, सीधे। सर सर दोनों तो सेम ही लिखे हैं आपने, दोनों सेम कहां पर है, ओके दोनों सेम लिख दिए तो यहां पर प्लस करो, दोनों प्लस कर, यहां प्लस करो, ठीक है, वही यहां तो साइन में आप हाइपरबोलिक लिखो या वैसे लिखो माइनस होगा, यहां पर प्लस, बस यहां पर 2 आयोटा नहीं आएगा, साइन हाइपरबोलिक जेड में बस अपॉन में 2 आयोटा नहीं आएगा, यहां पर 2 होता है, यहां पर भी 2 होता है डिनोमिनेटर में, ठीक है, ये चीज है। ठीक है, डिफरेंस ये माइनस प्लस का, ठीक है, गलती से माइनस लिख गया, प्लस है भाई प्लस, तो आप करके देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, आपको ये फॉर्मूले पते होंगे, तो यहां पर वेरीफाई करोगे, दोनों को ऐड करोगे तो ई की पावर ऐड करना है, तो ई की पावर जेड माइनस ई की पावर माइनस जेड, ऐड करोगे तो साइन कैंसिल आउट, तो 2 टाइम्स कॉस हाइपरबोलिक आएगा, तो 2 टाइम्स का कॉस हाइपरबोलिक आएगा, हाइपरबोलिक जेड, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, डिफरेंस घटाओगे ई की पावर जेड माइनस ई की पावर माइनस जेड, घटाओ तो ये घटाओगे तो ये कैंसिल आउट, यहां से साइन ये घटा सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 टाइम्स साइन हाइपरबोलिक आएगा, 2 टाइम्स साइन हाइपरबोलिक जेड, और 2 आएगा 2 से डिवाइड कर दो ये, ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज आती है, ठीक, टाइपिंग एरर भाई, लिखने में तो गलती हो जाती है। इज इट क्लियर एवरीवन, तो ये आएगा। अच्छा एक चीज बताओ, प्रॉपर्टीज कराने से पहले अगर मैं यहां पर साइन हाइपरबोलिक जेड में
मैं लिख दूं साइन हाइपरबोलिक आयोटा जेड, इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये किसके इक्वल आएगा? साइन हाइपरबोलिक आयोटा जेड। बाय डेफिनेशन यूज करो और बताओ क्या आ रहा है। साइन हाइपरबोलिक, एच यानी कि हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक आयोटा जेड, तो इसकी इमेज क्या आएगी आयोटा जेड की? फॉर्मूला क्या है साइन हाइपरबोलिक का? साइन हाइपरबोलिक जेड का फॉर्मूला ये है, पुट करके देखो क्या आएगा। तो साइन हाइपरबोलिक जेड का फॉर्मूला क्या है? ई की पावर जेड, जेड की जगह यहां पर क्या है? आयोटा जेड, माइनस ई की पावर माइनस जेड की जगह क्या आएगा? आयोटा जेड अपॉन 2, तो ये आएगा। अकॉर्डिंग टू दिस 1/2, या फिर ऐसे रहने दो, ई की पावर आयोटा जेड माइनस ई की पावर माइनस आयोटा जेड अपॉन 2 है। और अगर मैं आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं और आयोटा से डिवाइड करूं, ई की पावर आयोटा जेड माइनस ई की पावर माइनस आयोटा जेड अपॉन 2 आयोटा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, यहां पर मल्टीप्लाई करा, यहां से डिवाइड करा, तो ये आयोटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू साइन जेड। तो साइन हाइपरबोलिक आयोटा जेड इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स साइन जेड। इज इट क्लियर? आयोटा टाइम्स साइन जेड, वेरी गुड। ठीक है, आयोटा टाइम्स साइन जेड आएगा, जो ये आयोटा ये बाहर आएगा और साइन हाइपरबोलिक का साइन जेड बन जाएगा। तो इस तरीके से करना है। ठीक है, इसी तरीके से आप निकाल सकते हो एवरीवन, कॉस हाइपरबोलिक आयोटा जेड, इसका क्या आएगा? इसका क्या आएगा भाई? कॉस हाइपरबोलिक आयोटा जेड का। ये प्रॉपर्टीज याद रखना क्योंकि डायरेक्टली यूज आ सकती है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है, तो वहां पर सॉल्व करने बैठोगे तो दिक्कत हो जाएगी, टाइम नहीं बचेगा आपके पास, इसलिए पहले से ही थोड़ी प्रैक्टिस करके रखो। ये क्या आएगा? सेम फॉर्मूले में अप्लाई करो, कॉस हाइपरबोलिक जेड का फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करोगे, आयोटा जेड माइनस आयोटा जेड अपॉन में 2, तो डायरेक्ट किसके इक्वल आएगा? ये डायरेक्ट जो होता है ये आपका विदाउट कॉस जेड, कॉस जेड के इक्वल आ जाएगा। ठीक, किसके इक्वल आएगा? कॉस जेड। वेरी गुड अमित, अभिज्ञान, सुमित, नाइस, बहुत अच्छे, राइट, कॉस जेड। ठीक, ठीक है, वेरी गुड जूही। तो इस तरीके से आपको करना है। वेरी गुड आकाश, चले बहुत अच्छे। अब प्रॉपर्टीज क्या है हाइपरबोलिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस की? देखो अब बाकी साइन कोसाइन मैंने आपको बता दिया, सीकेंट, कॉसेक, टेन हाइपरबोलिक, कॉट हाइपरबोलिक, ये सब आप अपने आप में विजुलाइज कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, प्रॉपर्टीज, रेंज क्या हो गया पर अगेन, रेंज ऑफ साइन हाइपरबोलिक जेड कॉस हाइपरबोलिक जेड अगेन सी होगा, क्योंकि यहां पर भी एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व है। एंड साइन हाइपरबोलिक जेड कॉस हाइपरबोलिक जेड आर पीरियोडिक, ये भी पीरियोडिक होता है क्योंकि की पावर आयोटा जेड है, तो इसका पीरियड क्या होता है पर पाई आयोटा, क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स नंबर में डील कर रहे हो। तो जो ई की पावर जेड है यहां पर जो आपका पीरियड होगा वो 2 पाई आयोटा होगा, है ना। तो यहां पर भी क्या होगा? पीरियोडिक फंक्शन, हमने डिस्कस किया था पीरियोडिक फंक्शन जब देखा था, विद पीरियड 2 पाई आयोटा, लिख भी रखा है। अगर ये पीरियोडिक है, रेंज इसकी सी के बराबर आ रही है, यानी कि रेंज इक्वल टू कोडोमेन, तो ऑन टू हो गया, तो आर ऑन टू बट नॉट 1 1 सेम। एंड साइन हाइपरबोलिक जेड कॉस हाइपरबोलिक जेड यहां भी क्या होंगे? अनबाउंडेड होंगे। क्यों? अगर ये बाउंडेड हो गए तो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये अपने आप में इंटायर फंक्शन है। तो इंटायर फंक्शन तो ये है, अगर बाउंडेड हो गया तो फिर ये कांस्टेंट बन जाएगा। अब ये कांस्टेंट तो है नहीं, ये कांस्टेंट नहीं होते, तो बाय लिवोल्यू थ्योरम भी आप बोल सकते हो और वैसे भी बोल सकते हो। ठीक है, तो लिवोल्यू थ्योरम से भी आप कह सकते हो। दीज आर द सेम प्रॉपर्टीज जैसे आपके उसमें थी साइन कोसाइन की में। तो बाकी चीज आप ऑब्जर्व कर लोगे, बाकी ये चीज मैंने आपको कराई दी प्रूफ, ये कैसे होता है, ये होगा। ठीक है, और साइन, ये भी साइन हाइपरबोलिक जेड प्लस कॉस हाइपरबोलिक जेड ई की पावर जेड होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये तो प्रॉपर्टी आपको पता है। माइनस करोगे तो देख लेना क्या होता है ना, वो माइनस करके सारी चीजें, बस ये चीज ध्यान रखना। चलो, चलिए इधर ध्यान दीजिए। पावर फंक्शन, पावर फंक्शन क्या होता है? किसी भी फंक्शन को आप पावर फंक्शन बोलोगे अगर ये किस फॉर्म में होगा, तो यहां पर प्रॉपर डेफिनेशन लिखो, जेड के पावर अल्फा फॉर्म में होगा। प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं, उसको लिखते हैं।
चलिए सिंपल सी डेफिनेशन इसकी, तो वही सेम डेफिनेशन है, सबको एक ही पैटर्न में लिख रखा है। अ फंक्शन f set of complex number to set of complex number। और ये देखो इंपॉर्टेंट है, यहां से हो सकता है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए। अ फंक्शन f c to c is said to be a power function, is said to be a power function if it is defined as, if it is defined as f of z is equal to z raised to the power अल्फा। अल्फा कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो कि अल्फा क्या है, अल्फा कुछ भी हो सकता है। अल्फा यहां पर जो अल्फा है वो बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स। पावर भी आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकती है क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ डील कर रहे हो, तो जेड तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है ही, जो अल्फा है वो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। तो दिस इज द पावर फंक्शन, वही एक्सपोनेंशियल ई की पावर जेड टाइप का, बस ई की जगह क्या है, यहां पर जेड है, जेड की पावर अल्फा, ई की पावर जेड की तरह। तो अल्फा भी अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस इज कॉल्ड पावर फंक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, पावर फंक्शन। इतना ध्यान रखो, बेस्ट डेफिनेशन, और कुछ ज्यादा आपको यहां पर याद रखने की जरूरत ही नहीं है। अब डिपेंड करेगा इस अल्फा पर, अगर ये अल्फा डिफरेंट डिफरेंट हुआ तो, अगर सपोज करो ये अल्फा रियल नंबर है तो क्या हो सकता है। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर मैं आपको कराऊंगा। यहां पर मुझे एक क्वेश्चन बताओ, आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है यहां पर, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ 1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई आयोटा की पावर 5/3, क्या हो सकता है। सिंगुलरिटीज देखो सिलेबस में आपके मेंशन नहीं है, मैंने सिलेबस देखा, अब सिंगुलरिटीज आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो इसलिए मैं उसको कराऊंगा भी नहीं, क्योंकि 2000 आपका पिछले पिछले साल से सिलेबस चेंज हो गया है, तो पिछले साल में सिंगुलरिटी का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा क्योंकि सिलेबस के अंदर था नहीं, इस बार भी आपके सिलेबस के अंदर है नहीं, तो इसलिए भी मुश्किल ही पूछेगा। सिलेबस के अंदर सिंगुलरिटीज नहीं है, आ जाएगा तो भैया छोड़ देना, क्योंकि सारे क्वेश्चन करने इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी मुश्किल आएगा क्योंकि सिलेबस में मेंशन नहीं है, सिलेबस में बस इंटीग्रेशन तक ही मेंशन है आपका, वो भी कौन सा फॉर्मूला, क्वासी इंटीग्रल फॉर्मूला, क्वासी गॉर्सेट थ्योरम एंड क्वासी इंटीग्रल फॉर्मूला, हाँ यही बस यही फॉर्मूले हैं, यहीं तक आपका सिलेबस के अंदर है, और कुछ है ही नहीं। तो बहुत आधा सिलेबस कर दिया आपका, पहले बहुत ज्यादा सिलेबस था, अब आधा कर दिया है। इसका आंसर बताओ क्या आएगा, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज, इसकी डिस्टिंक्ट वैल्यूज बतानी है आपको, कितनी होंगी, 3, 5 फाइनाइट बट मोर देन 5 इनफाइनाइट, सभी को बताइए डिस्टिंक्ट वैल्यूज आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकती है। चलो सिंगल चॉइस ऑप्शन है वैसे तो, आंसर क्या हो सकती है यहां पर, ये किस फॉर्म में, पावर फॉर्म में। ये जो है यहां पर जेड क्या है, 1 माइनस रूट 3 आयोटा, इसकी पावर क्या, अल्फा, अल्फा यहां पर क्या है, रियल नंबर, बस फर्क क्या है यहाँ पर, अल्फा अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, लेकिन यहां पर अल्फा कहां से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, वो भी कैसे, रेशनल नंबर से। अगर मोर एडवांस में बोलूं, अल्फा कहां से बिलोंग कर रहा है, रेशनल नंबर से, ये 5/3 है। तो आपको इसके डिस्टिंक्ट वैल्यूज बतानी कि कितनी वैल्यूज आएंगी इसकी, कि इसकी कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज आएगी, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर इतना करोगे तो कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज आएगी। यहां पर आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है, प्रॉपर्टी अगर यूज कर पाओगे तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पाओगे तो अलग ही बात है। क्या आप इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख पाओगे, ए 3 आंसर बता रहे हो आप, 3, लेट्स सी। यहां पर जब भी आपका पावर फॉर्म में इस जेड की पावर अल्फा को आप क्या लिख सकते हो, एक मैंने आपको रिजल्ट बताया था, अगर आपको याद हो शायद, जेड की पावर अल्फा को आप लिख सकते हो ई की पावर अल्फा लॉगरिथमिक ऑफ जेड, लिख सकते हो नहीं लिख सकते, क्योंकि देखो अल्फा पावर में जाएगा तो लॉग जेड की पावर अल्फा, इसे लॉग कैंसिल आउट होकर जेड अल्फा आ जाएगा, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, ई की पावर अल्फा कितना है, 5/3, तो 5/3 एंड लॉग ऑफ जेड, जेड कितना है, 1 माइनस रूट 3 आयोटा। ठीक है जी, ठीक है, लॉग जेड को आप क्या लिख सकते हो,
लॉग जेड को आप क्या लिख सकते हो भाई, याद है किसको प्रॉपर्टी, ई की पावर 5/3 लॉग जेड, तो इसका मतलब आएगा लॉगरिथमिक ऑफ मॉड ऑफ जेड, मॉड ऑफ जेड याद हो तो, मॉड ऑफ जेड प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ जेड। लॉग जेड की वैल्यू क्या होती है, ये होती है, तो इसका यूज करोगे तो ई की पावर 5/3, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 स्क्वायर 1, रूट 3 का 3 3 1 4 2 आएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं लॉग 2 प्लस आयोटा, आर्गुमेंट कितना आएगा, आर्गुमेंट का मतलब है, आर्गुमेंट का मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस में 2k पाई, 2k पाई लिख रहा हूं मैं, या 2n पाई लिख सकते हो, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना आएगा यहां पर, प्रिंसिपल आर्गुमेंट आएगा एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो वाई नेगेटिव है एक्स पॉजिटिव है, तो वाई नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका आएगा वैसे तो 10 पाई/6, नहीं पाई/3, माइनस का पाई/3, तो ये बन जाएगा माइनस के पाई/3 आयोटा एंड प्लस 2n पाई आयोटा, इतना ठीक, प्रॉपर्टी यूज करते हुए। तो e की पावर, इसको सेपरेट कर सकते हो, e की पावर 5/3 लॉग ऑफ 2 एक फिक्स वैल्यू है, माइनस पाई/3 एक फिक्स वैल्यू आएगी, और इसको अलग करके e की पावर 2n पाई आयोटा, ये आएगा, इस तरीके से आएगा। अब जो भी आएगा इसकी तो एक फिक्स वैल्यू है, ये एक फिक्स वैल्यू आएगी डब्ल्यू नॉट, सपोज करो ये आ गया, कुछ भी जो भी वैल्यू आई डब्ल्यू नॉट, अब डिपेंड करेगा ये इस पर, e की पावर 2n पाई आयोटा, n बिलोंग्स टू नेचुरल इंटीजर्स, तो इंटीजर्स, लेकिन पावर अल्फा, अच्छा पाई/3, 5 पाई/3 था ना, 5 पाई/3, 5/3, तो 5/3 बनेगा, ये बनेगा, इस तरीके से बनेगा। तो बड़े ध्यान से देखो भाई, हाँ जी, अरे इधर आओ भाई, इधर आओ, बड़े ध्यान से देखो, जी आया, तो आपके पास जो जेड की पावर अल्फा की जो वैल्यू आ रही है वो आ गई डब्ल्यू नॉट, मैंने इसको नाम डब्ल्यू नॉट दे दिया इसकी वैल्यू को, और यहां से ई की पावर 2n पाई, यानी कि 2 इंटू 5 कितना हो गया, 10 हो गया, 10 n पाई आयोटा अपॉन 3, ये बन गया, बना नहीं बना, आंसर 3 ऑप्शन ए, ओके, माइनस का पाई/3 बिल्कुल प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ये बिल्कुल सही कर दिया। अच्छा, अब n की वैल्यू आप 1 लोगे, तो अगर मैंने n की वैल्यू 1 ली, मुझे बताओ, अगर मैं n की वैल्यू 1 लूंगा तो इसकी जेड की अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी डब्ल्यू नॉट 10, n की वैल्यू 1, 10 पाई आयोटा अपॉन 3, जो भी आ रहा है इसको नाम दीजिए W1। अब जेड की पावर में अगेन एक और वैल्यू क्या आएगी, अगर n की वैल्यू 2 है, तो अगर मैं n की वैल्यू 2 लूंगा, 1 लिया तो ये n की वैल्यू 2 लूंगा, जेड अल्फा किसकी, इसकी बराबर क्या वैल्यू आएगी, e की पावर n की वैल्यू 2 तो 20 पाई आयोटा बाई 3, अलग वैल्यू आएगी, भी डिवाइड करूंगा कुछ भी, इसको नाम देते हैं W2, डब्ल्यू, ठीक है, और n की वैल्यू 0 पुट करूंगा, n की वैल्यू 0 तो रह ही गया, n की वैल्यू 0 के लिए, n की वैल्यू 0 के लिए वैल्यू आ रही है 0, तो 0 बन जाएगा, n की वैल्यू 0 के लिए जेड अल्फा की वैल्यू आ रही है डब्ल्यू नॉट, क्योंकि 1 बन जाएगा, e की पावर 0 1, तो डब्ल्यू नॉट, तो डब्ल्यू नॉट W1 W2, जैसे ही मैं n की वैल्यू 3 पुट करूंगा, n की वैल्यू 3 पुट करूंगा, तो जेड रेज दी पावर जो अल्फा है वो डब्ल्यू नॉट, n की वैल्यू 3 पुट कराते बनेगा 30 पाई आयोटा अपॉन 3, तो 3 से कैंसिल आउट होकर 10 पाई आयोटा बन जाएगा, 10 पाई आयोटा का मतलब कि किसके इक्वल आ गया, W1 के इक्वल आ गया। अब जैसे n की वैल्यू 4 पुट करूंगा, 4 तो 40 बनेगा, 40 बनेगा, और 40 का मतलब क्या होगा, 40 बटे ये, तो 40 का मतलब क्या है, तो 20/3 लिख लो, और 20/3, तो अगर मैं n की वैल्यू 4 पुट करूंगा, ध्यान से देखना, n की वैल्यू 4, तो जेड की पावर अल्फा डब्ल्यू नॉट ई की पावर 40 पाई आयोटा अपॉन 3, और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं डब्ल्यू नॉट ई की पावर 20 पाई आयोटा अपॉन 3, ई की पावर 20 पाई आयोटा अपॉन 3 लिख सकता हूं, 20 ऐड हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। तो अब यहां से बताओ
क्या ये वैल्यू डिस्टिंक्ट है? क्या ये वैल्यू डिस्टिंक्ट आएगी या नहीं आएगी? बात ये थी। एन की वैल्यू हमने 4 पुट करा, तो 4 पुट करने पे W1 और 20 पाई आयोटा। हाँ जी, डिस्टिंक्ट आएगी नहीं आएगी? तो वैल्यू एक तरीके से रिपीट कर जाएगी, वैसे डिस्टिंक्ट तो नहीं आएगी, कुछ ना कुछ तो यहां पर लॉजिक होगा। ओके, क्यों? देखो वैल्यू सेम आएगी, वैसे तो सेम आएगी, क्यों आएगी इसको ध्यान से देखो। ये आपका होगा 20 पाई आयोटा बाई 3 का स्क्वायर, बोल सकते हो इसको स्क्वायर। अब e की पावर 20 पाई आयोटा जो आ रहा है उसका स्क्वायर करोगे, कोई फर्क पड़ेगा? W2 कितना है भाई? कुल मिला के यहां पर क्या होगा, वैल्यू रिपीट होगी। सर n इक्वल टू 3 के लिए जेड की पावर अल्फा W1 कैसे आएगा? कैसे आएगा भैया? n की वैल्यू जब 3 पुट करोगे यहां पर, तो 3 से 3 कैंसिल आउट करके क्या बनेगा? 10 पाई बन जाएगा ना। अच्छा 10 पाई, ओके 3 नहीं आएगा, सॉरी सॉरी, 10 पाई आयोटा बाई 3 है। ओके ठीक है, डब्ल्यू नॉट बनेगा, सॉरी डब्ल्यू नॉट, डब्ल्यू नॉट, डब्ल्यू नॉट, डब्ल्यू नॉट बनेगा, नॉट W1, डब्ल्यू नॉट। ठीक है, डब्ल्यू नॉट बनेगा, और डब्ल्यू नॉट बनेगा, और ये आपका डब्ल्यू नॉट बनेगा, वैल्यू रिपीट होगी, डब्ल्यू नॉट बनेगा, फिर W1 W2। अब ये W1 की इक्वल आएगा शायद, देखते हैं, लेट्स सी। ठीक है, 40 पाई आयोटा, 40 पाई आयोटा होगा, एंड डब्ल्यू नॉट e की पावर कुल मिला के जब n की वैल्यू 4 पुट करोगे ना, W1 W2 इस तरीके से रिपीट करेगा। आप पट करके देखो, एक बार करके देखो, वैल्यू निकाल के देखो, वैल्यू सेम आएगी ना। एक बार करके देखो, आपका जो भी ये W नोट आया करके देखो, सेम आएगा, मतलब कि रिपीट होगी। ठीक है, n इक्वल टू 4 के लिए सेम आएगा भाई, W1 आएगा। फिर एक बार देखना, मतलब कुल मिला के 3 वैल्यू डिस्टिंक्ट आएंगी। W नॉट जब n की वैल्यू 0 पुट करा तो ये क्या आएगा? ये तो 1 बन गया, 0। अच्छा यहाँ पर अब जो मैं थ्री केस कर रहा हूं, ये W नोट की इक्वल क्यों आएगा, मैं आपको एक बार समझा देता हूं ये, अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो। बाकी e की पावर 10 पाई आयोटा, e की पावर 10 पाई आयोटा कितना होता है? 1 ही होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है, cos 10 पाई प्लस आयोटा sin 10 पाई, तो sin 10 पाई 0 और cos 10 पाई 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। तो इसकी वैल्यू 1 होगी, तो W नॉट ही आएगा। ठीक, फिर W1 करोगे और n की वैल्यू 4 लोगे, तो रिपीट, ये रिपीट करती चली जाएंगी, रिपीटेशन होगा। ठीक है, ये करके देखना, आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो रिपीटेशन होगा, पक्का रिपीटेशन होगा। तो जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज आएंगी वो आपकी कितनी आएंगी? 3 वैल्यू डिस्टिंक्ट आएंगी, एक W नॉट, W1 W2। उसके बाद फिर W नॉट W1 W2 में से ही आता चला जाएगा। तो 3 डिस्टिंक्ट वैल्यू है, ऑप्शन ए ट्रू होगा यहां पर। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? तो इस तरीके से करना है आपको, एक बार चेक कर लेना, n इक्वल टू 4 रख के देखना, और वैल्यू कैलकुलेट करना, क्या इसकी इक्वल आ रही है, इसको कैलकुलेट करना कैलकुलेटर से, या तो W1 की इक्वल आएगी या W2 की इक्वल आएगी। ठीक है, ये करके देखना।
तो ये कंसेप्ट है, इसके हिसाब से मैं आपको बस बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा होगा, तो इसके अकॉर्डिंग ए ऑप्शन ट्रू होगा। इज इट क्लियर? तो जब भी यहां पर एक 10 पाई आयोटा इस तरीके से मल्टीपल होगा तो ऑब्वियस सी बात है, तो हमेशा उसका वैल्यू क्या होगी, ई की पावर दिस 1 हो जाएगा और डब्ल्यू नॉट बनेगा। जैसे एन की वैल्यू हम 4 पुट करेंगे, एन की वैल्यू 4, तो ये 40 पाई आयोटा अपॉन 3 बनेगा, 40 पाई आयोटा बाई 3। तो इसको ब्रेक करके देखना, मैं अगर करके देखूं, एन इजकल टू 4 के लिए करके ही देख लेते हैं। एन इजकल टू 4, तो जेड की पावर अल्फा है वो बनेगा डब्ल्यू नॉट ई की पावर 40, 10 इंटू 4 40 पाई आयोटा बाई 3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वैसे तो हमने अभी लिखा था डब्ल्यू नॉट ई की पावर 20 पाई आयोटा बाई 3, और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 40 बनाना ना, 40, इसको लिख सकता हूं -40 पाई ई की पावर -पाई आयोटा। अगर लिखते हैं, लेट्स सपोज इसको ब्रेक, ये बेस सेम एक बार करके देखते हैं, लेट्स सपोज वैसे तो मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूं, लेकिन इससे कुछ निकलेगा नहीं, इससे कुछ निकलेगा भाई, यही आपका 1 हो जाएगा, और ये एक्स्ट्रा टर्म आ रही है, इसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू बनेगा। करके देखना, आप कैलकुलेटर का यूज करके देखना। बाकी सर डब्ल्यू नॉट के मल्टीपल ही आएगा, दैट्स व्हाई वी हैव ओनली 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज। यस, ऐसा नहीं कह सकते आप सिवा कि डब्ल्यू नॉट का ही मल्टीपल आएगा। ऑब्वियस सी बात है कि डब्ल्यू नॉट के साथ मल्टीपल होगा, लेकिन कितने डिस्टिंक्ट तक जा रहा है ये बात डिपेंड है। देखो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। पहला एन की वैल्यू जिसको डब्ल्यू नॉट आया, एन इजिकल टू 1 का डब्ल्यू 1 आया, डब्ल्यू नॉट का मल्टीपल 10 पाया होता, फिर डब्ल्यू नॉट 20 पाया था, डब्ल्यू 2 नाम दिया इसको हमने, ठीक है, डब्ल्यू 2 नाम दिया। फिर एन इजिकल टू 3 के लिए डब्ल्यू नॉट आ गया। अब एन इजिकल टू 4 के लिए चेक कर रहे हैं कि इनमें से ही आएगा, या तो डब्ल्यू 1 आएगा या डब्ल्यू 2 आएगा। लेट्स सी कि डब्ल्यू 2, ये डब्ल्यू 2 है, अभी चेक करना पड़ेगा। इतना हमें पता है कि ये जो है ये डब्ल्यू 2 है, और ये ई की पावर 20/3 पाई आयोटा है। जब आप इसको W2 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियस ही W1 नाम देगा, पक्का W1 आएगा। यू कैन चेक इट, ठीक है, कैलकुलेट आप चेक करना, मल्टीप्लाई करके देखना, जो W2 आपका आ रहा है कैलकुलेटर का यूज करके, और जो ये e की पावर 20/3 पाई आयोटा आएगा, मल्टीप्लाई करोगे W1 ही मिलेगा आपको, क्योंकि रिपीटेशन चलेगी, W0 W1 W2 W0, ठीक है। ये W1 आएगा, चेक करके देखना। अगर कोई नहीं आता तो आप मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना कि क्या आ रहा है, क्योंकि मैंने एक बार करा था तो आ रहा है, रिपीटेशन होती है। W0 W1 W2, फिर उसके बाद W0 मिल गया। नेक्स्ट एन की वैल्यू 4 पुट करोगे W1 मिलेगा, एन की वैल्यू 5 पुट करोगे W2 मिलेगा, एन की वैल्यू 6 पुट करोगे तो W0 मिलेगा अगेन, ठीक है। क्या मिलेगा, 6 पुट करोगे तो एन की वैल्यू W0 ही मिलेगा। चेक करके देखना, वैल्यू सेम आएगी। इज इट क्लियर? W1 के मल्टीपल में नहीं आएगा भाई। वाई आर यू सेइंग कि W1 में? सिंपल सी कैलकुलेशन ये, W0 e की पावर दिस, इसको लिखोगे W, इसको लिख सकते हो e की पावर 20 पाई आटे 20, ये इसी तरीके से यहां पर डी मूवियर का यूज करके क्या कर लोगे, यहां पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है, ये करोगे। इसको W2 का नाम दिया, जो W2 आ रहा है, जो ये आ रहा है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करके देखना, W1 जो आ रहा होगा उसके इक्वल ही आएगा, करके देखना, ठीक है। ये आएगा W1 का मल्टीपल नहीं, W2 के मल्टीपल में ये आ रहा है, और इसको जो मल्टीप्लाई करोगे तो W1 आएगा। इज इट क्लियर? तो ये ध्यान रखना, करके देखना आएगा। तो 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी, 3 डिस्टिंक्ट। अगर रेशनल, ये क्या है यहाँ पर
रेशनल है। अच्छा अच्छा, अगर यहाँ पर आंसर तो वैसे ए है, बाकी जिन्होंने कराया अच्छी बात है, देख लेते हैं कि कितने लोगों ने, 39% लोगों ने बोला ए। चलो, जो भी आपके जिस हिसाब से आपने बोला होगा, प्रियांशु, अमित, आयुष्मान, अभिज्ञान, विकास, सुमित, साक्षी एंड सामीन एंड अविनाश। ओके चलिए, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन इस तरीके से करना था। 10/3 + 10 लिखकर हो जाएगा, लिखने से तो कुछ भी लिख लो भाई, बाकी ये एक्चुअल में ये आएगा।
हेलो 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 भाई, आवाज आ रही है आप सबको? हेलो, आप सभी को आवाज आ रही है भाई? हाँ, तो मैं क्या कह रहा था भाई, यहां पर तो ये वैल्यू रिपीट होंगी, तो ये डिपेंड करेगा आपका किस पर। अगर जब भी आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी, जब भी आपका कोई फंक्शन, पावर फंक्शन है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड रेज टू पावर अल्फा, ठीक है, जब भी इस टाइप का फंक्शन है तो ये डिपेंड करेगा अल्फा पर। अगर यहां पर केसेस बनेंगे, अब आपके तीन केसेस बनेंगे, केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। तीन केसेस बनेंगे, ठीक है। सर अब जा रहे हैं जैम, लाइव क्लास लेते हैं तो ऐसा ही होता है। देखो थोड़ा कुछ अर्जेंट आ गया था इसलिए थोड़ा वो हो गया, कोई बात नहीं। ये 5 मिनट ये आपके लिए मैंने, तो यहां पर क्या करें, अगर ये अल्फा, अभी हमने एक केस करा कि अगर ये रेशनल नंबर से बिलोंग है, तो यहां पर क्या होंगे, आपके डिपेंड करेगा कि जो रेशनल टाइप का होगा, अगर ये अल्फा यहां पर p बाई क्यू टाइप का है, रेशनल टाइप का, तो इसके पास डिस्टिंक्ट जो इसकी वैल्यूज होंगी वो कितनी होंगी, जितना आपका q होगा, जितना q होगा उतनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज कितनी होंगी, जितना आपका q होगा, ठीक है। सेम आपका अगर इरेशनल नंबर है, तो अगर अल्फा आपका इरेशनल नंबर हुआ तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो यहां पर सेम केस बनेगा। यहां पर जो आपका जेड की पावर जो अल्फा होगा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका अल्फा, जो भी इरेशनल नंबर होगा, कुछ भी इरेशनल नंबर हो सकता है, तो उस टाइप में सेम इस तरीके से आप लिखोगे। ये इरेशनल नंबर हो गया, √2, सपोज कर √2 हो गया, √2, तो लॉग इस तरीके से लिखोगे, इस तरीके से लिखोगे, log 2 ये लिखोगे, ये लिखोगे, यहां पर 2n पाई आइटा होगा, यहां पर डब्ल्यू नोट आएगा, बस यहां पर 5π/3 की जगह इरेशनल नंबर होगा, क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो यहां पर क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका सेम मोटा मोटा डब्ल्यू नॉट ई की पावर 2n पाई आयोटा, इस तरीके से इनटू में अल्फा। अल्फा यहां पर क्या होगा, अल्फा, अल्फा क्या, इरेशनल नंबर। अब ये अल्फा रेशनल होता तो क्यूब होता, क्योंकि रिपीट करते। अब ये इरेशनल नंबर है तो क्या ये रिपीट कर पाएंगे, ये रिपीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इरेशनल नंबर तो अलग अलग है भाई। ये तो इरेशनल नंबर डिपेंड करेगा एन पर, तो एन जैसे जैसे चेंज होगा तो ये तो चेंज होगा। तो एन यहां पर क्या है, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो ये डिपेंड कर जाएगा अब एन पर। जितने एन उतने ही यहां पर डिस्टिंक्ट वैल्यूज आएंगी, कितनी आएंगी, काउंटेबल आएंगी, लेकिन इनफाइनाइट आएंगी। इस केस में क्या आएंगी, काउंटेबल इनफाइनाइट, रिपीट नहीं कर सकती, क्योंकि अल्फा तो फिक्स है, जो अल्फा है वो अल्फा है। एन की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपको डब्ल्यू नोट मिलेगा, एन की वैल्यू 1 पुट करोगे तो अलग नंबर मिलेगा, एन की वैल्यू 2 तो अलग नंबर मिलेगा, तो यहां पर रिपीट नहीं करेंगी, तो यहां पर वैल्यू रिपीट नहीं करेगी। तो और यहां पर क्या होगा, अल्फा बिलोंग्स टू, अब कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ तो देखो प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि अल्फा आपका इस टाइप का होना चाहिए, ए प्लस आयोटा बी टाइप का, इस टाइप का। तो इसमें सेम चीज, इसमें भी क्या हो जाएंगे, अब वो नंबर तो फिक्स होगा, आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जेड की पावर अल्फा, यहां पर क्या बनेगा, डब्ल्यू सेम डब्ल्यू नॉट और ई की पावर 2n पाई आयोटा। ये अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, लेकिन डब्ल्यू नॉट कुछ अलग होगा, यहां पर देख सकते हो आप, ये इस तरीके से होगा, ई की पावर में दिस, और यहां पर क्या आएगा, 5/3 की जगह एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर किसमें मल्टीप्लाई करोगे तो डब्ल्यू नॉट एक फिक्स नंबर आएगा, और यहां पर डिपेंड करेगा 2n पाई आयोटा पर। यहां पर क्या होगा, 2n पाई आयोटा इंटू में अल्फा, और अल्फा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर से। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर पे है, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर पर डिपेंड करेगा कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा है क्या, उस पर डिपेंड करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। अब वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, जो भी एक फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, अगेन एन पर डिपेंड कर जाएगा, अगेन किस पर डिपेंड करेगा, एन पर, अगेन ये एन पर डिपेंड कर जाएगा। तो यहां पर क्या होंगे, अगेन काउंटेबल इनफाइनाइट या अनकाउंटेबल बोलोगे, बताओ। यहां पर जो आप वैल्यू बोलोगे क्या बोलोगे, हाँ जी। तो यहां पर भी इस अल्फा पर डिपेंड करेगा, तो यहां से भी क्या कह सकते हो, काउंटेबल
हम बोल सकते हैं ना, काउंटेबल बोल सकते हैं क्योंकि n पर डिपेंड करेगा। और एक बार अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं तो अल्फा अगर आपका ए डिपेंड करेगा इस पर, ए प्लस आयोटा बी पर, तो इसको आप लिखोगे डब्ल्यू नॉट ई की पावर 2n पाई आयोटा ए। तो 2n पाई ए, जो भी ए है, ए और आयोटा। अब ये डिपेंड करेगा ए पर। अब ये जो ए है, ये ए कैसा है, रेशनल है, इरेशनल है, कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और ये बनेगा 2n पाई आयोटा आयोटा माइनस हो जाएगा और बी बनेगा, ये बनेगा। अब ये बी पर भी डिपेंड करेगा, तो हर हाल में ये बी पर भी डिपेंड करेगा, ए पर भी डिपेंड करेगा कि ये ए और बी रेशनल है या इरेशनल है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर पर तो डिपेंड करेगा ए और बी पर। इज इट क्लियर? तो डिपेंड करेगा भाई ए और बी पर। तो यहां से ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको कि ए किस टाइप का है, बी किस टाइप का है, क्योंकि भले ही कॉम्प्लेक्स नंबर हो ए प्लस आयोटा बी, लेकिन स्टिल डिपेंड किस पर करेगा, ए और पी पर, कि ए किस टाइप का है, बी किस टाइप का, ए रेशनल है या इरेशनल है, या आपका दो ही हो सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर होगा, ए और बी यहां पर क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, लेकिन या तो ए रेशनल से बिलोंग करेगा या इरेशनल से बिलोंग करेगा, सेम बी रेशनल से या इरेशनल से, तो इस पर डिपेंड करेगा। तो देखना है, इसको आगे फर्दर एनालिसिस करना है कि ए किस टाइप का, बी किस टाइप का है। तो मेन तो ये दो थे, जहां तक कि आपका आएगा तो इन दो से ही आ जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं बनाएगा, क्योंकि ए और बी को एनालाइज करना पड़ेगा आपको। इज इट क्लियर? हाँ जी, कोई मिस्टेक, आई मीन कोई डाउट आपका, कोई कंफ्यूजन? केस नंबर 3 में आप कुछ नहीं कह सकते, डिपेंड करेगा ए और बी पर। और जहां तक कि ए और बी पे डिपेंड करेगा, ये तो आपका 1 ही हो जाएगा, जहां तक कि 2n पाई आयोटा ए। नहीं नहीं, 1 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 2n पाई ए मल्टीप्लाई में। अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है? इज इट क्लियर? तो तीनों केस ये हैं पावर फंक्शन के, तो बड़े ध्यान से रखना। पहले केस में अगर रेशनल फंक्शन है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर इरेशनल नंबर है, तो उसके डिस्टिंक्ट को nth रूट्स ऑफ यूनिटी कर रहे हो, वहां पर 1.3 1.4 1.5 इस टाइप के, तो डिस्टिंक्ट रूट्स कितने मिलते हैं, जितना आपके पास n होता है। आपने देखा होगा nth रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी जब nth रूट्स निकालोगे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के पास उतने ही डिस्टिंक्ट रूट होते हैं जितना कितना होता है आपके पास n वैल्यू होती है। जितनी भी आप nth रूट, स्क्वायर रूट्स निकाल रहे हो 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू, क्यूब रूट्स निकाल रहे हो 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज। क्यों? क्योंकि जब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का nth रूट्स निकालते हो, तो ये क्या है, ये जेड पावर ही तो है, पावर फॉर्म में है। यहां पर अल्फा की जगह क्या है, रेशनल नंबर 1/n, ये क्या है, रेशनल नंबर। तो इसमें कितने रूट्स होते हैं, जितने आपके n होते हैं, इतने डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं, होते कि नहीं होते? रिलेट कर पा रहे हो? तो रिलेट कर पा रहे हो, तो n डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं अगर रेशनल है तो वही चीज मैंने यहां पर बोला है, अगर रेशनल है p बाई क्यू, जो डिनोमिनेटर में होगा उतने ही डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, सेम जैसे यहां पर आते हैं। ठीक है, निकालते कैसे, वही पैटर्न, वही तरीका। अगर इरेशनल है तो काउंटेबल इनफाइनाइट, क्योंकि n पर डिपेंड कर जाएगा, ये इरेशनल फिक्स होगा लेकिन n पर डिपेंड कर जाएगा। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स होंगे तो अगेन ए और बी कहां से ये बिलोंग कर डिपेंड करेगा कि ए रेशनल से है, इरेशनल से है, बी रेशनल से है या इरेशनल से है, उससे एनालाइज करना। लेकिन ज्यादातर केस में यहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल के आएंगे अगर ए और बी दोनों अगर कैसे हैं, इरेशनल नंबर है तो। ठीक है, रेशनल हो इरेशनल हो, जहां तक इनफाइनाइट आएंगे हर हाल में। अब वो काउंटेबल इनफाइनाइट है या अनकाउंटेबल, वो डिपेंड करेगा। कोशिश करके देखना, इसको एनालाइज करना, दिस इज होमवर्क। ठीक है, चलिए बाकी मैं इतना ही छोड़ रहा हूं इसको, बाकी इतना ही था आज के लेक्चर में। तो आई होप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है क्लियर होगा, हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है ये क्लियर होगा, पावर फंक्शन क्या होता है ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, पावर फंक्शन किस फॉर्म में है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ये याद रखना है कि किसी भी जो जेड की पावर अल्फा है उसको आप लिख सकते हो ई की पावर अल्फा लॉग जेड। ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर आपका सीयूटी पीजी का जो कोर्स स्ट्रक्चर है या जो आपके क्वेश्चंस की फ्रेमिंग है, वो इजीली इस प्रॉपर्टी पे हो जाएगा सॉल्व, इतना डीप में नहीं जाएगा, ये आपको याद रखना है। बाकी तो प्रॉपर्टीज आपको पता ही है कि क्या थी, 1 1 ऑन 2 वाला, पीरियोडिक वाला, बाउंडेड अनबाउंडेड वाला। ठीक है, वो मेन है, यहीं से क्वेश्चंस बनेगा, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो इसको अच्छे से करना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, होमवर्क यही है कि आप एक बार रिकॉल कर लेना, अच्छे से रिवीजन कर लेना, और आई होप आप सभी पीवाईक्यूज कर रहे होंगे।
ठीक है, आप सभी पीवाई यूज कर रहे हो, पिछले 4 साल के पीवाई यूज करके जा रहे हैं, 21, 22, 23, 24, ये तो करके ही जाना है आप लोगों को। ठीक है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो चलना है। एंड उस क्या डाउट था भाई, किसी फंक्शन की सीरीज कन्वर्जेंट है तो क्या उसकी अगर किसी फंक्शन की सीरीज कन्वर्जेंट है तो क्या उसकी सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट, ये आप करके देखो ना। ठीक है, अगर कोई फंक्शन की सीरीज है, आप कोई एग्जांपल लेके देखो, आपको मिल जाएगा कोई ना कोई। अगर कोई फंक्शन की सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसकी सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगी। ठीक, करके देखना। ठीक, सर लिमिट क्वांटिटी डिफरेंशियलिटी में रिलेशन बता दीजिए। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं, प्लीज पिछले लेक्चर्स देखो, जिनको यहाँ पर क्लियर नहीं है। वो एक डायग्राम मैंने आपको बताया था कि अगर किसी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो लिमिट उसकी क्वांटिटी एग्जिस्ट करेगी, क्वांटिटी है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ये सब चीज मैं बता चुका। बाकी सीक्वेंस सीरीज वाला चीज है, देखो आप इसको केशव सर से अच्छे से पूछोगे तो अच्छे से बता पाएंगे। बाकी इसका जो है अभी एट दी मोमेंट ना, मैंने ये पहले सोचा था इतना, लेकिन मैंने आपको ये हिंट दी थी कि इसका कोई ना कोई आपको एग्जांपल मिल जाएगा। आप जब सीक्वेंस सीरीज पढ़ोगे आप चेक करके देखना, आपको मिल जाएगा। ऐसा कोई सीरीज हो सकता है कि जरूरी नहीं है, मुझे लगता है कि जरूरी नहीं है। बाकी कंफर्मेशन मैं आपको फिर से एक बार देख ही लूंगा, जब आप पूछ रहे हो बार बार इस क्वेश्चन को, तो मैं आपको कंफर्मेशन बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, एक बार मैं सोच लूंगा इसका। तो अभी एक सा एग्जांपल सोचना कि कॉन्ट्रापोजिट है नहीं है, और सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसकी सीरीज का मतलब सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स सम कन्वर्जेंट होती है। सीरीज कन्वर्जेंट का मतलब देखो, सीधी सीधी सिंपल सी बात, मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है, अगर आप किसी सीरीज को कन्वर्जेंट बोल रहे हो तो इसका मतलब क्या है, उस सीरीज जो सीरीज है अगर आप उसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनाओ, मतलब उसको एज सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम देखो, सीरीज को अगर एज सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम देखोगे तो वो कन्वर्जेंट होगी। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, उसकी जो nth टर्म होगी, उसकी जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनेगी वो कन्वर्जेंट होगी, वो कन्वर्जेंट होगी। अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है, सीरीज किस टाइप में लिखा होता है, इस तरीके से, यहां पर कोई फंक्शन होगा, n का फंक्शन होगा यहां पर, तो जब ये जो एक टर्म, इसको हम बोलते हैं nth टर्म, an, इस तरीके से देखते हैं। ठीक, तो इसकी जो an है ये आपकी सीक्वेंस होती है, an को हम सीक्वेंस बोलते हैं। टर्म्स का सम सीरीज हो गया और दिस इज अ सीक्वेंस, ये सीक्वेंस होगी। अगर मैं इस सीक्वेंस की पार्शियल सम लूं, सीक्वेंस का पार्शियल सम, जैसे फर्स्ट टर्म फिर फर्स्ट एंड सेकंड दो टर्म्स का सम s1, s1 का मतलब a1, s2 का मतलब a1 प्लस a2, s3 का मतलब स्टार्टिंग की 3 टर्म्स का सम a1 प्लस a2 प्लस a3, फिर s4 a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4। तो ये अपने आप में एक सीक्वेंस बनेगी, क्या है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम sn बनेगा। यहां पर एक सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनेगी sn। तो अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट होती है तो उसकी उस जो एन टर्म है, इसकी उस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है, ये कन्वर्जेंट होती है। ये क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है, ये कन्वर्जेंट होती है। सीक्वेंस कन्वर्ज हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, रिजल्ट तो ये है, लेकिन काउंटर एग्जांपल अभी माइंड में नहीं आ रहा, आप देखना। अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट होती है तो उसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम होती है, वो कन्वर्जेंट होती है, ना कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है। इज इट क्लियर एवरीवन? रिजल्ट एक ही है, अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट कर रही है तो जो nth टर्म है, nth टर्म मतलब कि एन टर्म, इसको nth टर्म ही बोलते हैं इन जनरल। तो जो nth टर्म है, ये जो ये एन है, nth टर्म इसको बोलते हैं nth टर्म, ये जीरो को कन्वर्जेंट होती है। ये अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो nth टर्म जीरो को कन्वर्जेंट होती है, लेकिन सीक्वेंस ऑफ पार्टिशन कन्वर्जेंट होती है, वो किसको कन्वर्जेंट कर रही है वो अलग बात है। लेकिन सीक्वेंस कन्वर्जेंट है नहीं है ये जरूरी नहीं है, सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो या ना हो ये जरूरी नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। तो 1/n सीक्वेंस है, ये जीरो को कन्वर्ट कर रही है, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। सीरीज है, सीरीज डाइवर्जेंट है, 1/n जो n है सीरीज डाइवर्जेंट है, तो हम ऐसा एग्जांपल लेना जहां पर सीरीज कन्वर्जेंट हो, तो सीरीज 1/n करोगे वो डाइवर्जेंट आएगा। ठीक है, तो ये चीज नहीं है, तो नेसेसरी नहीं है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो या ना हो, मतलब कन्वर्जेंट होगी या नहीं होगी जरूरी नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। इज इट क्लियर? तो मैं यहां पर कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं, सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो भी सकती है। जैसे मैं आपको एक वो अगर हम एक बात लें, सीक्वेंस ऑफ कन्वर्जेंट, सीरीज कन्वर्जेंट है 1 - 1, फर्स्ट टर्म 1 सेकेंड टर्म 0,
1 0, नहीं सीरीज ऑसिलेट हो जाएगी, ये केस भी नहीं बनेगा। तो अगर कोई और एग्जांपल लो, ऐसा लो जहां पर सीरीज कन्वर्जेंट हो सीक्वेंस ना हो, ऐसा कोई एग्जांपल मिलेगा क्या? अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो तो क्या जरूरी है कंटिन्यूअस हो? जो ही आप, मैंने अभी आपको सेकंड लास्ट जो क्लास थी हमारी, सेकंड लास्ट यानी कि मैंने फ्राइडे, थर्सडे, वेनेसडे को जो क्लास ली थी, आप उसको एक बार देखो, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। वेनेसडे की क्लास आई थिंक आपने अटेम्प्ट नहीं करी है, तो वेनेसडे की क्लास देखो, सबको मिल जाएगा, ठीक है। एंड सर केस नंबर 2 एक्सप्लेन कर दीजिए। अविनाश प्लीज रिवाइंड करके देखो, आपको समझ में आएगा केस नंबर 2 में क्या प्रॉब्लम है, इसको देख लेना, ठीक है भाई। जिसने भी क्वेश्चन पूछा है आपको आई होप हिंट मिल गया होगा। सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, बिकॉज सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट होनी चाहिए, ये कंपलसरी। अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट होती है, लेकिन आपकी ये कन्वर्जेंट हो जरूरी नहीं है, ठीक है। सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। और आपको मैं सेकंड केस में देखो, इरेशनल नंबर होगा, अल्फा इरेशनल नंबर, तो अल्फा तो ये कुछ ना कुछ इरेशनल नंबर होगा, जैसे √2 ले लो भाई, आप पार्टिकुलर केस लेके चलो ना। अल्फा अगर आपका इरेशनल नंबर है तो अल्फा को √2 मान लो, अल्फा को √2 मान के चलो, तो यहां पर क्या आएगा, जैसे जैसे एन की वैल्यू डिफरेंट मिलोगे तो डिफरेंट वैल्यू मिलती चली जाएगी आपको, वैल्यू कभी रिपीट नहीं करेगी यहां पर, ये बोला है मैंने, सिंपल सा लॉजिक, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक ये है आपका। चलो एक बार पढ़ना आ जाएगा समझ में, ठीक है, इतना कोई टफ है नहीं, एक बार पढ़ के देखना हो जाएगा। बाकी इस पे भी एक बहुत से एग्जांपल मिल सकते हैं, अभी हमारा माइंड मिस्टेक नहीं कर, लेकिन मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है जहां पर सीक्वेंस कन्वर्जेंट ना हो रही हो, ऐसा मिल जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप एक बार गूगल करके देखना, शायद कोई आपको एग्जांपल दिख ले, या चैट जीपीटी करके देखना कि ऐसा गिवन एग्जांपल डाल के देखना, गिवन एग्जांपल वेयर सीरीज इज कन्वर्जेंट बट सीक्वेंस इज नॉट, सीरीज इज कन्वर्जेंट बट सीक्वेंस इज नॉट, ये डाल के देखना, शायद कोई ना कोई एग्जांपल आ जाएगा, कोई ना कोई एग्जांपल आ जाएगा। यस आप कुछ लोग कह रहे हो सर 1+2+3 टू इंफिनिटी, चलिए भाई यहां पर इनका तो महेश्वर पॉल, आप क्या करो, ये -1/12 होता है, ये कन्वर्जेंट होती है सीरीज, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, ओके लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। बाकी इतना ही है, बाकी आप इसको सोचना, एक अच्छा सा एग्जांपल, इजी सा एग्जांपल। इज इट क्लियर एवरीवन? और कोई डाउट भाई? अरे भाई आपका जो दिमाग है वो रॉन्ग आंसर देता है, लेकिन जो एग्जाम्पल वो देगा आपको, आप उसको वेरीफाई तो कर ही सकते हो कि उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया क्या उस जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है या नहीं है, वो आप वेरीफाई कर सकते हो। जो आप सीक्वेंस वो देगा क्या वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं है, वो आप वेरीफाई कर सकते हो। लेट मी चेक, मैं ही आपको बता देता हूं, 1 मिनट दीजिए। ठीक है, खुद का तो दिमाग है ना भाई, खुद के दिमाग से करो भाई। लेट मी चेक, मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं, गिव एन एग्जांपल where series is convergent but not sequence। लेट्स सी कि क्या आता है, लेट्स सी कि क्या आता है।
A series is the sum of the terms of sequence, and a sequence is simply an ordered term. A series is said to be conditionally convergent if it is convergent but not convergent absolutely. Okay. हम्म कंडीशनली कन्वर्जेंट वाला भी नहीं आ रहा। ठीक, करके देखना क्या मिलता है कि नहीं मिल रहा तो फिर ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, अगर नहीं मिलता तो फिर ट्रू हो सकता है, लेकिन कंडीशनली कन्वर्जेंट के लिए तो मिल जाएगा। हाँ, तो एक एग्जाम्पल देखो, जियोमेट्रिक सीरीज। जियोमेट्रिक सीरीज देखी आपने किसी ने? जियोमेट्रिक सीरीज सर रिजल्ट है सीरीज कन्वर्जेंट सीक्वेंस मस्ट कन्वर्जेंट टू जीरो। सीक्वेंस मस्ट कन्वर्जेंट टू जीरो ऐसा कहीं नहीं होता। वो nth जो nth टर्म है वो जीरो को कन्वर्ज करती है, nth टर्म जीरो को कन्वर्जेंट होती है। तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट ही हो गई। सही बात कह रहे हो आप भी सही कह रहे हो। अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है, अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो ऑब्वियस सी बात है, तो nth टर्म ये अपने आप में सीक्वेंस है, ये जीरो को कन्वर्जेंट होगी। ये रिजल्ट है, बिल्कुल रिजल्ट है। अगर मैं यहां पर एक एग्जांपल लूं, लेट्स सी क्या होता है। अच्छा मुझे एग्जांपल बताओ एक बार, लेट्स सी कि क्या आप बोल रहे हो। -1 की पावर n, मेरे ही सोचने में गड़बड़ हो गई। ये जो सीरीज है कन्वर्जेंट है क्या? क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट है क्या? चलिए इसको बाद में सोचना। और ये जो सीरीज है ये तो कन्वर्जेंट है, सीरीज कन्वर्जेंट है। और जो nth टर्म बनेगी -1/n 2 रेज दी पावर n, ये ऑब्वियस है। n टेंस टू इंफिनिटी करोगे जीरो, n टेंस टू इंफिनिटी करोगे जीरो को जाएगा an। ये तो क्योंकि रिजल्ट है ये तो ऑब्वियस होगा। अब आपका अगर क्वेश्चन मैं गलत नहीं समझ रहा, सीधा सीधा लॉजिक, अगर क्या सीक्वेंस जो है ऑब्वियस है, अगर सीक्वेंस जीरो को जाए तो कन्वर्जेंट हो गया ना, ये तो रिजल्ट ही हो गया, तो इसमें बहसबाजी करने की जरूरत ही नहीं है इतनी। ठीक है, अब यहां पर टर्म बेसिक से ऑसिलेट होंगी लेकिन जाएंगे जीरो के करीब। ठीक है भाई, यहां पर जीरो है, एक टर्म नेगेटिव आएगी, फिर एक बार पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे आएंगे।
मतलब वैल्यू कैसे आएगी, 0 के करीब आएगी। पहले वैल्यू ये आई, फिर वैल्यू यहां पर आई, यहां पर, फिर वैल्यू हो सकता है यहां आएगी, फिर यहां, फिर यहां, यहां, लेकिन आएंगे 0 के करीब। तो ये तो रिजल्ट है, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस, उसकी सीक्वेंस की अगर बात करोगे, एन है ना, एन, तो वो तो कन्वर्जेंट होगी और 0 को ही कन्वर्जेंट होगी। ऑब्वियस बात है, खाना खा तुम मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियस है nth टर्म जब सीरीज कन्वर्जेंट का मतलब है कि nth टर्म 0 को ही कन्वर्जेंट करेगी। अगर और जो an होती है वही आपकी सीक्वेंस भी होती है। ठीक है, अगर आप सीक्वेंस देखो, an क्या होती है, सीक्वेंस होती है। n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करते चले जाओगे, an a1 a2 a2, तो जो टर्म्स है वो किसके किसके करीब जाएंगे, 0 के करीब। तो सीरीज सीक्वेंस हमेशा कन्वर्जेंट ही होगी। तो आपको काउंटर एग्जांपल मिलेगा ही नहीं। ठीक है, इस केस में नहीं मिलेगा। तो -1 की पावर n प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर n बाई n, ये सीरीज कन्वर्जेंट है, इसकी सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। तो ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हो गया भाई। मैं सिर्फ सीक्वेंस ऑफ टर्म्स बता रहा था, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की आप बात कर रहे हो ना, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की आप बात कर रहे हो। तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट सिंपल सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर उसमें नहीं हो सकता, सीरीज ऑफ रियल नंबर। ठीक है लांगुरिया, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें तो देखो ये ट्रू नहीं, उसमें तो ट्रू हो जाएगा कि अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसकी जो nth टर्म है वो 0 को कन्वर्जेंट करती है। लेकिन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो आप बात कर रहे हो, अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की मैं बात करूं तो उसमें जरूरी नहीं है कि ट्रू हो या ना हो। ठीक है, बाकी ये चेक कर लेना भाई, ये चीजें आपको अच्छी, क्योंकि मैं अभी टच में नहीं हूं इसके सीक्वेंस सीरीज के। ठीक है, काफी टाइम हो गया छोड़े। तो आप को मैं सजेस्ट करूंगा, जो आपको सीक्वेंस सीरीज आपने जहां से पढ़ा है, जो सर आपको पढ़ाते हैं उनसे अगर पूछोगे तो वो ज्यादा अच्छा है। बाकी मैं टच में नहीं हूं, जो मेरे को टच में था ना, जितना भी मैंने कोशिश रिकॉल करने की कोशिश करी वो आपको बताने की कोशिश करी है मैंने। बाकी मैं सीक्वेंस सीरीज के टॉपिक में इतना टच में नहीं हूं, वो आप है ना, बाकी जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, अगर सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर और सीरीज ऑफ रियल नंबर की बात करें तो उसमें तो 100% ट्रू है। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं हुई तो सीरीज भी कन्वर्जेंट नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर सीक्वेंस की ये जो nth टर्म है वो 0 को कन्वर्जेंट नहीं हुई तो आपकी जो सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब यही है, क्योंकि ये नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, अब नेसेसरी है, मैंने सफिशिएंट नहीं बोला भाई, ये भी आप पता नहीं कहां चीजों में घुसे हुए और मेरे को सिंपल सी बात है, अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट है, तो मैंने बोला कि जो nth टर्म होगी वो 0 को कन्वर्ज करेगी। लेकिन बट इफ अगर nth टर्म 0 को कन्वर्ज नहीं करती है देन कन्वर्ज ट्रू नहीं है। ये है इफ दिस देन दिस, बट कन्वर्स नॉट ट्रू, बट कन्वर्स नॉट ट्रू, ध्यान रखना इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता, बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, नीड नॉट टू बी ट्रू। ठीक है, लेकिन आप ये भी कह सकते हो इफ n does not converge to 0 then summation an is not convergent, तो सीरीज कन्वर्जन नहीं हो सकती, ये आप कह सकते हो। ठीक है, नेसेसरी कंडीशन मतलब समझते हो ना, नेसेसरी मतलब कि अगर सीरीज को कन्वर्जेंट होना है तो ये नेसेसरी कंडीशन है, एन 0 को कन्वर्ज करेगी ही करेगी अगर सीरीज कन्वर्जेंट है। तो अगर ये 0 को कन्वर्जेंट नहीं करी तो इसका मतलब सीरीज आपकी कन्वर्जेंट नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो nth टर्म 0 को कन्वर्ज कर रही है ये आपकी क्या नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, ये चीज है। बाकी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में क्या होता है, ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स है, इसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं भाई। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर उसके बारे में मैंने डिस्कस नहीं करा है। ठीक है, तो वो चीज आप देख लेना। ठीक है, वो चीज आप डिस्कस खुद वो देख लेना। और मेरी एडवाइस यही रहेगी भाई, जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं सीक्वेंस में, उनसे पूछोगे तो वो आपको अच्छे से और एक्सप्लेन कर पाएंगे। ये कंफर्म है भाई,
ये कंफर्म है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई टीचर इसको मना नहीं कर सकता। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। अगर कन्वर्जेंट है तो एन जीरो को, बट कन्वर्ज अगर एन जीरो को है तो सीरीज कन्वर्जेंट करेगी, ये जरूरी नहीं है। अगर एन जीरो को कन्वर्ज नहीं कर रही है तो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट नहीं हो सकती। ये बिल्कुल तीन जो स्टेटमेंट आपको मैंने बताया है ये बिल्कुल ट्रू है, इसमें आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, पहला ये, दूसरा ये कि कन्वर्ज टू नहीं है, तीसरा ये तीन चीज 100% ट्रू है। अगर कोई कहता है कि नहीं ये गलत है तो फिर आप उसको मेरे पास लेके आना। तो भाई अब आई होप अब ठीक है। सर एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह, सर साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ इन्फॉर्म, भाई वो देखो इन्फॉर्मेशन आप नेट पर सर्च करो, सब चीजें आपको मिल जाएंगी। हम भी लोग जो सर्च करेंगे वो भी कहां से करेंगे, इंटरनेट पे ही डालेंगे। भाई इंटरनेट पे सर्च करेंगे, गूगल ही तो करेंगे कि भाई फॉर्म साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के फॉर्म एप्लीकेशन कब निकलते हैं कब नहीं निकलते, वो सब कुछ आपको साइट पर जाओ वहां पर मिल जाएगा। वही काम आपको करना है। एक बार जब करोगे नहीं तो आपको पता है कि चलेगा, आप ट्राई करो, आपको सब चीज इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड डीयू, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, बीएचयू एंड जेएनयू में से बेस्ट कौन रहेगा? बेस्ट मेरे अकॉर्डिंग डिपेंड कर, देखो डीयू की एमएससी बहुत हार्ड है, डीयू की एमएससी बहुत हार्ड है। अगर आप सर्वाइव कर पाते हो तो डीयू में एडमिशन ले सकते हो, डीयू बेस्ट रहेगा अकॉर्डिंग टू मी, डीयू बेस्ट रहेगा। और बाद और बीएचयू भी, तो बीएचयू को भी आप रेफर कर सकते हो, डीयू और बीएचयू में से कोई सा भी आप ले सकते हो कंपेयर टू साउथ एशियन यूनिवर्सिटी एंड जेएनयू। मैथ्स के अंदर, ठीक है, मैथ्स के अंदर बात कर रहा हूं, तो मैथ्स के अंदर डीयू और बीएचयू बेस्ट रहेगा। ठीक है, साइट पे जाओ भाई, नहीं पता चल रहा साइट पे जाके देखो, साइट पर जाके देखो, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की साइट पर जाओ भाई, डीयू की साइट, बाकी अलग अलग यूनिवर्सिटी है जिसके भी आप लुक, जिसके लिए भी आप लुक देख रहे हो, लुकिंग कर रहे हो, उसकी साइट पर जाओ, वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सर साउथ एशियन में एडमिशन तो सीयूटी के से होगा ना? नहीं, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का अलग एग्जाम होता है और सीयूटी में नहीं होता शायद, अगर है अब है तो मैं नहीं कह सकता, वो चीज आप देख लेना भाई, सीयूटी के बारे में आप देख लेना। बाकी सीयूटी में साउथ एशियन यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती, वो अलग यूनिवर्सिटी है ना एक तरीके से, अपनी प्राइवेट थोड़ी अलग है, शायद हो सकता है सीयूटी पीजी में आ गई हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आया होगा। पहले अलग एग्जाम हो सकता है कि आ गया हो सकता है नहीं आ गया हो, है ना, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है भाई, कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन लेती है वो सीयूटी पीजी के थ्रू लेती है नहीं लेती है, वो आप चेक कर लेना एक बार। चलिए, राघव कह रहे हैं कि सर नहीं अलग होता है, तो अलग होता है तो फिर अलग होता होगा। हाँ, डीयू की एमएससी क्यों हार्ड है? डीयू की एमएससी इसलिए हार्ड है कि जहां पर आप छोड़ के जाओगे, जहां पर जो बीएससी है, ठीक है, बीएससी जितना आपका डीयू का जो सिलेबस है, एक बार डीयू का सिलेबस देखना बीएससी का, जहां पर डीयू का बीएससी का सिलेबस खत्म होता है वहीं से आगे एमएससी का सिलेबस स्टार्ट होता है डीयू के अंदर। जो रिंग थ्योरी आप पढ़ चुके हो ना, रिंग थ्योरी के बाद फील्ड थ्योरी आती है, तो फील्ड थ्योरी आपका स्टार्ट होता है कहां पर? एमएससी में। तो वो थोड़ा इसलिए टफ पड़ता है, और थोड़ा प्योर पार्ट होता है, वहां पर एप्लीकेशन ज्यादा होती है, मतलब अप्लाइड पोर्शन नहीं होता कि गुना, है ना, ये मतलब कि फॉर्मुले बेसिस पर नहीं होते, प्योर थ्योरेटिकल होता है, थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स होती है। इसलिए मुझे लगता है, मैं सिर्फ अपना मान रहा हूं, मैं इन जनरल नहीं बोल रहा भाई, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं, अपना ओपिनियन दे रहा हूं कि मुझे इन जनरली ड्यू की एमएससी हार्ड लगती है कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज, चाहे आईआईटी ले लो आप, चाहे एनआईटी ले लो, चाहे आप अलग यूनिवर्सिटीज ले लो, क्योंकि वहां पर थ्योरेटिकल पोर्शन है, वहां पर एप्लीकेशन पोर्शन नहीं कराया जाता डीयू में। अब कराया जाता होगा तो अलग बात है, लेकिन मेरे टाइम पे तो नहीं कराया जाता, और आई थिंक अभी भी नहीं कराया जाता जहां तक, क्योंकि ऐसा मैंने देखा नहीं है। अभी जो सिलेबस है वो सेम सिलेबस है। हाँ, लेकिन ये है बीएससी में थोड़ा अलग चेंज हो गया, बीएससी में थोड़ी प्रैक्टिकल्स आ गई हैं, लेकिन एमएससी में तो वही हाल है, थ्योरेटिकल पोर्शन, प्योर थ्योरेटिकल। ड्यू की सर ऑपरेशन रिसर्च वाली फील्ड में प्लेसमेंट नहीं होता है? होता है भाई, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता? और कहीं से भी करो प्लेसमेंट होता है, ड्यू के बीएससी में भी प्लेसमेंट होता है, ऐसा नहीं कि प्लेसमेंट नहीं होता, एमएससी में भी प्लेसमेंट होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में है, कहां से कैसी कंपनियां आ रही हैं। ज्यादातर ओआर में तो प्लेसमेंट होता है 100%, ओआर अच्छा है।
यस सर भी बोल रहे थे कि डीयू की एमएससी हार्ड है। वाकई में हार्ड है भाई, थ्योरेटिकल पोर्शन होता है। थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ना हम मतलब हम इंडियन के लिए इतना वो नहीं है, हैबिचुअल नहीं है हम, क्योंकि हमने अलग कैलकुलेशन करी है हमेशा। तो हमने इतना थ्योरेटिकल सोचा ही नहीं है कभी, ना ही समझा है, ना ही हम समझने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए थोड़ा हार्ड पड़ता है। लेकिन एमएससी, जिसने डीयू की एमएससी कर ली, उसके लिए तो कुछ नेट का एग्जाम कुछ भी नहीं है। अगर आप आगे जाके नेट का एग्जाम भी दोगे, नेट का एग्जाम कुछ भी नहीं है, बहुत इजीली क्वालिफाई कर लेते हैं वो लोग। बस डिपेंड करता है मेहनत के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है ना। डरना नहीं है कि एमएससी हार्ड है तो भाई नहीं, जाओ थ्योरेटिकल पोर्शन। अगर आपका थ्योरी पार्ट में, थ्योरेटिकल पार्ट में आपका ना कहते हैं ना अप्लाइड एंड प्योर, अगर प्योर मैथमेटिक्स में आपका इंटरेस्ट है तो पक्का डीयू से एमएससी जरूर करनी चाहिए आपको, अगर प्योर मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है। अगर नहीं है बिल्कुल भी, तो फिर भूल के भी मत जाना डीयू के अंदर। अगर प्योर में बिल्कुल, अगर कहना रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है, तो डीयू में मत चले जाना, बहुत रोगे फिर। ठीक है, अप्लाइड के लिए साउथ एशियन यूनिवर्सिटी अच्छी है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी भी मतलब कि ठीक है, दोनों है, इसमें मिक्स है, प्योर अप्लाइड है ना, दोनों मिक्स है। ठीक है, बाकी चीजें भाई बातें धीरे धीरे करते रहेंगे। अभी के लिए मैं यहीं स्टॉप करता हूँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको जो भी आप क्वेश्चन पूछे उनके जवाब मिले होंगे। ठीक है, अगर स्टिल कोई थोड़ा बहुत है तो हम नेक्स्ट टाइम उनको कैटर करेंगे। तो अभी के लिए विदा लेता हूँ आप लोगों से, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।